वेलकम बैक। मईशत का मामला कल देखा आपने कि गवर्नमेंट ने जो शरह सूद है उसमें 1% का इजाफा कर दिया, जो 11.5% के ऊपर पहुंच गया है। और उसके बाद मामूल में आपको बताते हैं कि बेरोजगारी में इजाफा होता हुआ, महंगाई के अंदर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी हुई है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करनी है। हमने आज दावत दी है हारून शरीफ साहब को, जो मईशत पर बड़ी गहरी ग्रिप रखते हैं। हारून शरीफ साहब, आपके वक्त बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाना चाहता, मैं एक आम आदमी हूँ। हमारे जो देखने वाला है उसके ज़बान में सवाल ये पूछना चाहता हूं कि जब ये हम सुनते हैं कि इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो गया है, शरह सूद जो है वो सिंगल डिजिट में नहीं आ रही, इसका क्या मतलब होता है? इसको क्या आम आदमी समझे कि उसकी जिंदगी के ऊपर या कारोबार के ऊपर क्या फर्क आएगा, क्या फायदा है, क्या नुकसान है? जी, आम आदमी के लिए जो इसका इम्पैक्ट है या फायदा है या नुकसान है, नंबर वन, कि आम आदमी को ये समझना चाहिए कि जब शरह सूद बढ़ती है तो इसका मतलब है महंगाई की शरह बढ़ रही है। अच्छा। सो आम आदमी के अखराजात बढ़ रहे हैं और उसको एक हम कहते हैं कि पैसे की सप्लाई को कम करने के लिए शरह सूद बढ़ाई जाती है। ठीक। हुकूमत का इसके अंदर एक, क्योंकि हुकूमत सबसे ज्यादा कर्ज लेती है बैंकों से पाकिस्तान में। जी। सो हुकूमत का जो शरह सूद है पे करने का वापस जाएगा, बढ़ जाएगा। उससे उनका बजट का खसारा बढ़ेगा। बजट का खसारा बढ़ेगा तो फिर आम आदमी के ऊपर प्रेशर पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्सेशन की बिना पे। ठीक। अच्छा। तो आपके जो कंजम्पशन पावर है जी। या इस्तात है आपका महीने का बजट बनाने की, ये उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट डेंट पड़ता है। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे बिजनेसेस जो है उनके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, जो खास तौर पे कर्ज लेते हैं बिजनेस, चाहे शॉर्ट टर्म लें चाहे लॉन्ग टर्म लें, उनके लिए उनका जो कर्ज की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो बिजनेस की कंपेटिटिवनेस जो है अपने बाकी ममालिक से, खास तौर पे एक्सपोर्टर्स की, उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे अब जब इन चीज़ों को कलेक्टिवली हम देखते हैं, जब आप कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ बिजनेस बढ़ेगी तो ज़ाहिर है जॉब्स क्रिएट होना कम हो जाएंगी या बंद हो सकती हैं। ऑलरेडी बेरोजगारी का नंबर, गवर्नमेंट का नंबर ये बता रहा है कि उसमें बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है, महंगाई जो है उसमें इजाफा हुआ है। और फिर ये जो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ना है, इस सारी जब इक्वेशन को हम मिलाते हैं तो हम क्या देख रहे हैं? बजट तो आइंदा आने वाला है, 2 4 6 महीनों के अंदर पाकिस्तान का जो आम शहरी है उसकी जिंदगी पर इंपैक्ट क्या आएगा? क्या मजीद टैक्सेशन उसके ऊपर बढ़ जाएगी? क्योंकि आप तो उसकी जेब से ऑलरेडी लेवी की मद में, हर बार पेट्रोल महंगा होता है तो कहते हैं जी लेवी बढ़ा दी गई है, और बड़ा आसान तरीका था जी, आईएमएफ ने ये लेवी बढ़ाने का कायम है। ये आम आदमी और इवन जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, जी। उसके लिए 2026 के बाकी का जो अरसा है वो एक खासा मुश्किल फेज है। जो हम और आप बात कर रहे हैं, उनकी जब खर्चने की पावर कम होगी और उनके लिए रोजगार की और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के ऊपर स्क्वीज आएगा, तो वो एक लाइफ में ट्रेड ऑफ्स करेंगे। ठीक। आम तौर पे होता यह है कि आप ट्रेड ऑफ ये करते हैं कि आप यूटिलिटीज का कम इस्तेमाल करते हैं, आप अपना हेल्थ और एजुकेशन का खर्चा कम कर देते हैं, क्योंकि फूड तो आपने कंज्यूम करनी ही करनी है। ठीक। तो उससे आपके अंदर सोशल भी एक इम्पैक्ट आता है, एक हेल्दी वर्कफोर्स नहीं बनती है। तो मुझे ये 2026 मुश्किल इसलिए भी दिखता है कि जो पूरेस्ट ऑफ द पुअर के लिए तो बीआईएसपी के मैकेनिज्म बने हुए हैं उनको सस्टेन करने के लिए, ठीक। लेकिन जो हमारा मुतवसत तबका है जिसकी फिक्स्ड इनकम है, कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स हैं, मोटरसाइकिल पर आते हैं, उनको रिलीफ देने के लिए ना तो हुकूमत के पास कोई सिस्टम है और ना ही हुकूमत के पास पैसा है, और वो सेक्रीफाइस करने पे तैयार नहीं दिखते कि अपना कोई खर्चा कम करके, प्रोजेक्ट्स को मौखर करके वो उस तबके को कोई सस्टेन कर सके 2026 में। ठीक। अच्छा अरुण साहब, मैं ये जब आप ये रिलीफ की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में फिर वही बात आई कि इस बार भी लेवी बढ़ाई गई, या फिर कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा हो सकता है। और बड़ा आसान होता है कह देना कि जी हमें आईएमएफ ने कहा है। तो मैं जब ये देखता हूं कि उन्हीं पेट्रोल जो महंगा हुआ है या डीजल महंगा हुआ है, वो हटो बचो वाली जो प्रोटोकॉल वाली गाड़ियां हैं उनमें किसी किस्म की कमी नहीं आई। नई गाड़ियां जो हैं वो भी प्रोक्योर की जा रही होती हैं। दीगर भी जो गवर्नमेंट की या जो अशराफिया पॉलिटिकल इलीट है उसकी हमें अयाशियां नजर आती हैं जो टैक्स पेयर की मनी के ऊपर है। कि आईएमएफ इनको ये नहीं कहता कि ये बड़ी गाड़ी से बाबू छोटी गाड़ी के ऊपर आ जाएं, ये अयाशी कम कर दें, ये हटो बचो कम कर दें, या फिर आपने अवाम के गले के ऊपर ही छुरी मतलब जिबा उनको ही करना है? देखिए,
पहले तो आईएमएफ को समझें। जी। आईएमएफ के कुछ जो पिलर्स हैं प्रोग्राम के, उसके अंदर यह है कि बजट के खसारे को एक रेंज में रखना है, ठीक। ट्रेड का खसारे को एक रेंज में रखना है, जो ओवरऑल एक्सटर्नल पेमेंट का बैलेंस है उसको कहां पे रखना है। ये एक हेडलाइन उसकी स्ट्रक्चर है, फाउंडेशन। अब उसके अंदर हुकूमत के पास चॉइसेस है कि वो आईएमएफ को क्या चॉइसेस देता है। ठीक। कि जी अगर आपकी टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही है, हुकूमत के पास दो चॉइसेस हैं कि हम टैक्स बेस को बड़ा कर रहे हैं या हम लेवी लगा के कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक। ये चॉइसेस हुकूमत की हैं, ये आईएमएफ डिक्टेट नहीं करता है। राइट। आईएमएफ ये कहता है कि आप महंगी चीज लेके सस्ती ना बेचें क्योंकि आपका सर्कुलर डेट बढ़ेगा। ठीक है। आईएमएफ कहता है कि अननेसेसरीली अपने जो फेवरेट्स हैं उनको सब्सिडी और प्रोटेक्शन ना दे, ठीक। उसको खत्म करें। जो सरकार का बिजनेस चलाने का तरीका है उसके अंदर आईएमएफ माइक्रो मैनेजमेंट नहीं करता। और वो अगर हम उनसे कहें कि हम इस तरह बचत कर रहे हैं तो दे विल बी वेरी हैप्पी। लेकिन ये हमारा, क्योंकि ये यानी सियासी हो यानी जाता। मैं कहता कलामी की माफी चाहते हुए, यानी आप ये कह रहे हैं कि आईएमएफ हमें जिबा नहीं करता, हमारी अपनी हुकूमत हमें चूना लगाती है। जी, अपनी हुकूमत का प्लान जो होता है आईएमएफ को वो पेश करते हैं कि हम आपके टारगेट्स को किस तरह पूरा करेंगे। मैं कोई 18 साल उस साइड से मुख्तलिफ मुखालिफ में काम करता रहा हूं और तकरीबन 15 ममालिक में मैं ये काम करता रहा हूं और मुझे पता है कि नेगोशिएशन हम कैसे करते थे। हमें 10-10 ऑप्शंस कंट्रीज देते हैं। जो आप बात कर रहे हैं, द वे गवर्नमेंट ऑपरेट्स हियर, पाकिस्तान बड़ा यूनिक मुल्क है जिसमें आप गाड़ियां भी देते हैं, घर भी देते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी देते हैं और पेट्रोल की लिमिट्स भी देते हैं। मैंने कहीं पर वुज़रा तक नहीं देखे दुनिया में कि जिनको ये काम मिलता, और ये काम बहुत देर पहले छोड़ चुका है। ठीक। आप 200-200 300-300 रेस्ट हाउस मेंटेन कर रहे हैं, गवर्नर हाउस मेंटेन कर रहे हैं, फिर कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। तो ये एक बड़ा तजाद है। अवाम किस तरह खड़ी होगी जब तक ये उनको तब्दीली दिखेगी नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये सारी चीजें आपके सामने रखते हुए कि जो एफबीआर है उसने इब्तदाई 9 महीने में उसको 612 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना है। अगर मैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो पहले 9 महीनों के अंदर 33% की कमी हुई है। अब आप देखिए कि शरह सूद जिसका हमने शुरू में बात की वो 11.5% पे पहुंच गया है। जो महंगाई है वो 14% या उसके आसपास है, सिंगल डिजिट में। आखिरी बार मार्च 2022 में आखिरी रिपोर्ट हुआ था, आज से 4 साल पहले। जब ये सारी चीजें देखते हैं और बजट आने वाला देखते हैं, तो अगर रिलीफ कोई देना पड़े गवर्नमेंट को, यानी आपको, मैं आपके सामने ये क्वेश्चन रखूं कि चलें किसी आम आदमी को जिसकी बहुत कम इनकम है, 30, 40, 50 हजार या 60 हजार वाले हैं, उनको क्या गवर्नमेंट रिलीफ दे सकती है? कौन सी ऐसी विंडो है जहां से कम कहा जाए कि ये ठीक करें तो बहुत सारे लोगों का मसला हल हो सकता है? देखिए जी, दो चीजें हैं। एक है रिलीफ, जी। एक है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। ठीक। अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं उसके लिए आपको पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए जिससे लोग लॉन्ग टर्म के लिए खुद पैसा कमाते हैं। ठीक है। इस वक्त हमारे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो कंपेटिटिव हैं, जो दुनिया में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सियालकोट की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, वैल्यू एडेड टेक्सटाइल अलोन हमारी एक्सपोर्ट का 50% से ज्यादा है। ठीक है। ठीक। जो दुनिया है, कोरिया ने भी यही किया, इंडोनेशिया ने भी यही किया, वियतनाम ने भी, वो अपने इन सेक्टर्स को विनर सेक्टर डिक्लेयर करते हैं कि हमारे ये बेस्ट सेक्टर्स। ठीक। फिर वो उनके पीछे खड़े होते हैं कि जी तुम्हारा हम कैसे हेल्प आउट करें कि तुम अपने कारोबार को बढ़ाओ। देखिए, कारोबार बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटी निकलेगी। राइट। अगर एक्सपेंशन नहीं होगी मईशत में तो अपॉर्चुनिटी स्क्वीज होगी, नेचुरल है। ठीक। सो एक तो हमें 1-2 सेक्टर्स जो रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज ला रहे हैं और बगैर सब्सिडी के ला रहे हैं, ठीक। उनके पीछे विजिबली खड़ा होने की जरूरत है ताकि वो अपने पैसा जो कमाए उसको री इन्वेस्ट करें। दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा, टारगेटेड सब्सिडी। ठीक। मुझे बताएं कि कौन रोकता है हुकूमत को कि 2000 सीसी से बड़ी गाड़ियों को 2 साल के लिए बैन कर दे? क्या 0.001% तबका कार नहीं चलाएगा लैंड क्रूजर्स? क्या मुल्क का बिजनेस कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी? वही जो पैसा बचता है उससे आप टारगेटेड सब्सिडी मोटरसाइकिल वाले को दीजिए। देखिए ना।
सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि जब इलीट को आप छूने पे तैयार ही नहीं है, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस के ऊपर सेक्रीफाइस करने पे तैयार ही नहीं है, ठीक। और आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन से, एक मैं सख्त लफ्ज है इसको हम पोस्ट कॉलोनियल एक्सट्रैक्शन कहते हैं, उस कि आप माइंडसेट के extract- साथ जो है वो लोगों की जेबों से। टाइम कम है, एक सवाल और बड़ा कल अहम है, वो आपसे उस पर राय लेनी है। जो ये जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को लेकर कर अली परवेज मलिक साहब ने कहा हमारे पास वो एक दिन के रिजर्व्स की बात है, ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स क्या होते हैं और इनका ना होना कितना नुकसानदेह हो सकता है, ये जरा समझाए ना हमारे आम लोगों को। देखिए जी, हर जो मुल्क होता है ना, वो एक अपनी तैयारी करता है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई सैलाब आ जाए, जंग हो जाए, जलजला आ जाए, तो हमारे पास कुछ चीजों के मिनिमम रिजर्व्स हों कि ठीक। हमारा कारोबार जिंदगी 1 या 2 माह चलता रहे। ठीक। ठीक है। और उस 1-2 माह के अंदर होपफुली हम रिकवरी की तरफ चले जाएंगे। उसके अंदर फूड सिक्योरिटी के रिजर्व्स भी होते हैं कि आपके फूड के इसेंशियल आइटम्स हों। उसके अंदर ऑयल के रिजर्व्स पाकिस्तान में इसलिए ज़रूरी है कि हमारी सारी ट्रांसपोर्ट ऑयल पे चलती है। ठीक। अगर हमारी ट्रेन चल रही होती बिजली पे या कुछ, तो आपको रिजर्व्स की ज़रूरत कम आ जाती, ठीक। सो इस तरह के आपके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हुकूमत बिल्ड करती है या खुद रखती है, या जो लोग मार्केट डील कर रही होती है उन पे रेगुलेशन बनाती है। ठीक। मैंने वो सुना नहीं है, मैंने पढ़ा है सोशल मीडिया में, गालिबन अली परवेज ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत ने अपने नहीं रखे हुए, कमर्शियल शायद लेकिन रखे हुए हैं। हुकूमत ने कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से कहा हुआ है कि जी आप इतने दिन के रिजर्व्स रखा करें। ठीक। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो फिर ऑब्वियसली रिस्क इज फिर तो बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं हारून शरीफ साहब आपके वक्त का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने बड़ी डिटेल के साथ और डेप्थ, खासकर इकोनॉमी से जुड़े हुए मामलात हैं उसको अपनी राय दी है। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज।